हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इसके पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा था अधिगम प्रतिफल का अर्थ, अधिगम प्रतिफल क्या होता है, और मैंने उसके तहत आपको बताया था कि अधिगम प्रतिफल बच्चे को विद्यालय में कुछ भी सिखाने के उपरांत बच्चे ने क्या प्राप्त किया। जिस प्रकार हम शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करते हैं पाठ्य योजना में कि अपेक्षित स्तर पर हम इन उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे, उसी प्रकार बच्चे का सर्वांगीण विकास करने के लिए विद्यालय स्तर पर प्रत्येक कक्षा के लिए अधिगम प्रतिफलों का निर्माण किया गया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि विषय वस्तु एवं अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं के तहत बच्चे ने क्या सीखा, क्या प्राप्त किया और उसके सर्वांगीण विकास में ये विषय वस्तु पाठ्यक्रम या शिक्षा शास्त्र कहाँ तक उपयोगी रहा। आज हम इस वीडियो में अधिगम प्रतिफल के उद्देश्य, आवश्यकता एवं उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। अधिगम या सीखने के प्रतिफल के उद्देश्य क्या क्या हैं। पहले हम इसकी आवश्यकता पढ़ लेते हैं कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। शिक्षा का स्वरूप कैसा हो, समाज की आवश्यकता के अनुसार हो, शिक्षा के उद्देश्य क्या हो, राज्य समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप हो, वैसे ही अधिगम के प्रतिफलों का निर्माण NCERT के द्वारा किया गया है। तो इनकी आवश्यकता क्यों हुई, तो इसकी आवश्यकता में जो सबसे पहली बात है वो ये है RTE एक्ट 2009। सबको याद होगा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जो अप्रैल 2010 में पूरे देश में लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। इसके अनुसार क्या प्रावधान किया गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, यानी प्रारंभिक शिक्षा सबकी पहुंच तक की गई। कैसी शिक्षा? गुणवत्तायुक्त शिक्षा। तो सीखने के प्रतिफल की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, इसमें सबसे पहला बिंदु ही RTE एक्ट के तहत जुड़ा हुआ है कि RTE एक्ट 2009 की क्रियान्विति, यानी इसको लागू करना, कि क्रियान्विति के अंतर्गत गुणवत्तायुक्त शिक्षा को सुनिश्चित करना। कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए इसमें शिक्षा का प्रावधान किया गया है? 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए। लेकिन इसमें यही नहीं लिखा हुआ है कि बच्चों को केवल साक्षर बना दिया जाए, बल्कि कैसी शिक्षा हो, गुणवत्तापूर्ण हो। तो सीखने के प्रतिफल के द्वारा यही प्रयास किया जाता है कि बच्चा जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है वो कैसी हो, गुणवत्ता युक्त हो, उस बच्चे के लिए उपयोगी हो। इसके बाद में इसमें दूसरा बिंदु आता है बालक की आयु के अनुरूप प्रत्येक कक्षा में जो बालक होता है उनकी आयु अलग अलग होती है। जैसे प्रारंभिक शिक्षा का जो स्तर होता है, यानी कि यदि हम प्री प्राइमरी की बात करें तो कक्षा 5 तक होता है, वहाँ पे बालक मुख्यतः शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था तक होता है। 8वीं तक बात करें तो बच्चा मुख्य रूप से बाल्यावस्था और पूर्व किशोरावस्था तक होता है, और माध्यमिक स्तर पर किशोरावस्था में होता है। तो शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर बालक की आयु भी अलग अलग होती है। तो सीखने के प्रतिफल भी इस आयु के अनुसार निर्धारित किए गए हैं कि बच्चे की आवश्यकता क्या है, बच्चे की शिक्षा क्या हो। तो बालक की आयु के अनुरूप शिक्षण का स्तर, कौशल विकास,
एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा को परिभाषित करना। ऐसा नहीं है कि सीखने के प्रतिफल एक ही जगह है, एक ही प्रकार के, एक ही विशेषताओं वाले बना दिए गए और वो प्री प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक वैसे ही रहेंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि बच्चों की आयु के अनुसार, बच्चों की आयु के अनुरूप उनकी शिक्षा का स्तर हो, उसमें कौशल विकास के लिए प्रावधान हो और उनकी किस स्तर पर किस प्रकार की गुणवत्तायुक्त शिक्षा दी जाए उसको परिभाषित करना। तीसरा, शिक्षा के कुछ उद्देश्य होते हैं, पाठ योजना से पूर्व ही आपने बनाए होंगे। तो शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति की सटीक जांच हेतु किसकी आवश्यकता है? सीखने के प्रतिफल की आवश्यकता है। अर्थात जो शिक्षा के उद्देश्य निश्चित किए गए हैं उनकी पूर्ति हमें कहाँ तक हो पाई है। मुख्य रूप से किसके द्वारा हम पता लगाते हैं? मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा पता लगाते हैं। मूल्यांकन किस स्तर पे होता है? अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा। लेकिन उसके अतिरिक्त एक प्रावधान और कर दिया गया, क्या? सीखने के प्रतिफल। इस आधार पर कि शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हमें कहाँ तक हुई है, उसके लिए ये सीखने के प्रतिफल आवश्यक हैं। चौथा है इसमें राष्ट्रीय स्तर की शैक्षिक आकांक्षाओं की क्रियान्विति हेतु समन्वित प्रयास करना या समन्वित प्रयास हेतु शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, जो उसके तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों नियम बनाते हैं। किंतु केंद्र सरकार द्वारा जो शिक्षा पे आयोग बैठाए जाते हैं पूरे देश की शिक्षा प्रणाली के लिए, उसमें राष्ट्रीय स्तर तक के उद्देश्य बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कुछ आशाएं होती हैं, शिक्षा से अपेक्षाएं होती हैं, जैसे सुयोग्य नागरिक का निर्माण करना। तो राष्ट्रीय स्तर की जो शैक्षिक आवश्यकताएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, उनको धरातल पे लाने के लिए, उनको सही रूप में लागू करने के लिए समन्वित प्रयास करना। समन्वित प्रयास कौन करेगा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर प्रयास करेंगे। जैसे आपने सुना होगा SSA, सर्व शिक्षा अभियान और रमसा। तो इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का एक निश्चित अनुपात होता है। तो राष्ट्रीय स्तर की शैक्षिक आकांक्षाओं की क्रियान्विति या इनको धरातल पे लाने के लिए केंद्र व राज्य समन्वित प्रयास करें। अगला है राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर उच्च पायदान पर लाने के प्रयास हेतु जो प्रत्येक 10 वर्ष बाद में जनगणना होती है, उसमें शिक्षा का मूल्यांकन भी होता है। और आज अपनी स्थिति यह है कि महिला साक्षरता में राजस्थान सबसे पिछड़ा हुआ है। तो इस सीखने के प्रतिफल के द्वारा पता लगाया जाता है कि हमारी शिक्षा का लेवल क्या है। देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि महिला साक्षरता में राजस्थान सबसे पिछड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर, उच्च स्तर पर लाने के लिए प्रयास करना, इसके लिए ये सीखने के प्रतिफल तैयार किए गए हैं। किए मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा है, लेकिन उनको सभी राज्यों ने लागू किए हैं। और राज्य स्तर की जो SIERT संस्था है, उसने अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार इनका निर्माण किया है। तो सीखने के प्रतिफलों की आवश्यकता में एक बिंदु यह भी है कि राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करना।
तो सीखने के प्रतिफलों की आवश्यकता के जो मेन पॉइंट हैं, मुख्य बिंदु हैं, वो ये 5 हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके उद्देश्य कि सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्य क्या हैं। यहाँ पे जो मुख्य बिंदु हैं मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मुख्य रूप से कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने योग्य हैं। तो अब हम बात करते हैं सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्य। उद्देश्य में पहली बात तो वही आएगी, शिक्षा का आधार वर्तमान में RTE एक्ट 2009 है। तो पहला बिंदु तो दी सेम है, RTE एक्ट 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों की गुणवत्तायुक्त शिक्षा को सुनिश्चित करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना, अर्थात संविधान के अनुच्छेद 21A RTE एक्ट 2009 के अनुसार अनुच्छेद 21A में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को केवल साक्षर बना दिया जाए, बल्कि उसके लिए कैसी शिक्षा सुनिश्चित किए जाए, गुणवत्तापूर्ण, अर्थात उनमें जीवन कौशल विकास हो, वो उस शिक्षा को अपने जीवन में काम में ले सके, ऐसी शिक्षा सुनिश्चित करना। तो सीखने के प्रतिफल का प्रथम उद्देश्य यही है कि RTE एक्ट 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना। यदि इसमें कोई कमी है तो उसमें सुधार किया जाए। दूसरा बिंदु इसका यह है, बालकों के सीखने किस तरीके से हम बच्चों को सही तरीके से सिखा सकते हैं, सही तरीके से शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। तो बालकों के सीखने एवं निरंतर प्रगति के मूल्यांकन हेतु मानदंड निश्चित करना या मानदंड तय करना। कुछ तो मानदंड बनाए ही जाएंगे, कुछ ऐसे मापदंड हो जिससे हमें ये पता चले कि बच्चा वास्तव में प्रगति कर रहा है या नहीं कर रहा, किस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चा सही तरीके से सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा। जैसे उसके लिए हम मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत उनकी एग्ज़ाम लेते हैं और एग्ज़ाम के द्वारा हम ये निर्णय करते हैं कि बच्चा अगली क्लास में जाने योग्य है या नहीं। जैसे फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया था कि मूल्यांकन शब्द का अर्थ क्या होता है। याद रखें आप भी, मूल्यांकन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है निर्णय देना या निर्णय करना। अर्थात मूल्यांकन प्रणाली जो स्कूलों में हम परीक्षाएं आयोजित करते हैं, अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो, उस मूल्यांकन से हम ये निर्णय करते हैं कि बच्चा अगली कक्षा में जाने योग्य है या नहीं। उसी प्रकार सीखने के प्रतिफल के द्वारा कुछ मानदंड निश्चित किए गए हैं या कुछ मापदंड बनाए गए हैं कि हमें शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई है, या फिर बच्चों ने जो शिक्षा ग्रहण की है उसके प्रतिफल स्वरूप बच्चों ने क्या प्राप्त किया है। तो बालकों के सीखने एवं निरंतर प्रगति के मूल्यांकन हेतु सीखने के प्रतिफल द्वारा कुछ मानदंड या मापदंड निर्धारित किए गए हैं। तीसरा है इसमें विषय की प्रकृति। विषय जो सब्जेक्ट चलते हैं, चाहे वह मैथ है, गणित है, हिंदी, इंग्लिश यानी अंग्रेजी और संस्कृत, ऐसे जितने भी विषय हैं, उन सबके अलग अलग विषय के अलग अलग सीखने के प्रतिफल दिए गए हैं। यानी मैथ के अलग हैं, संस्कृत के अलग हैं, हिंदी के अलग हैं, SST के अलग हैं, साइंस के अलग हैं। तो प्रत्येक विषय के सीखने के प्रतिफल अलग अलग हैं और विद्यालयों में उनके पोस्टर भी लगे हुए हैं। इस
सीखने के प्रतिफलों के दौरान सरकार द्वारा कुछ पोस्टर निर्धारित किए गए हैं। तो विषय की प्रकृति, विशेषताओं एवं पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र एवं सीखने के प्रतिफल या सीखने के प्रतिफलों को समन्वित यानी एक साथ रूप में समझाना, अर्थात समस्त शिक्षा प्रणाली को किसके साथ जोड़ दिया गया? सीखने के प्रतिफलों के साथ जोड़ दिया गया। सीखने के प्रतिफल का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक विषय को यानी प्रत्येक सब्जेक्ट को, चाहे वह हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, एसएसटी है, मैथ है या साइंस है या फिर एनवायरनमेंट है, प्रत्येक विषय को उसकी प्रकृति के अनुसार उस सब्जेक्ट की विशेषताओं एवं संपूर्ण शिक्षण प्रणाली को सीखने के प्रतिफलों के साथ जोड़ दिया गया, अर्थात समन्वित रूप में इनको एक साथ समझाना सीखने के प्रतिफलों का उद्देश्य है। अगला है इसका विद्यार्थी यानी विद्यार्थी नहीं, विषय को शिक्षण तक सीमित ना रखकर या विषय को केवल ये माध्यम नहीं बनाया जाए कि केवल बच्चा शिक्षित हो गया, या शिक्षण प्रक्रिया को विषय तक सीमित न रखकर बच्चे का सर्वांगीण विकास का आधार बनाया जाए। अर्थात शिक्षण प्रक्रिया को विषय तक सीमित न रखकर बच्चे के सर्वांगीण विकास का आधार बनाया जाए, अर्थात बच्चे के सर्वांगीण विकास के प्रयास शैक्षिक स्तर पर किए जाएं। अगला है इसमें विद्यार्थी के सीखने की प्रक्रिया को अभिभावकों यानी जो भी स्थिति है, माता पिता संरक्षक, जो भी अभिभावकों के साथ शिक्षक द्वारा साझा किया जाए। अर्थात सीखने के प्रतिफलों के लिए शिक्षक और समुदाय दोनों को उत्तरदायी माना गया है। शिक्षा के अंतर्गत जितने भी अधिकारी आते हैं, स्कूल के प्रधानाध्यापक से लेकर डीडी तक यानी उपनिदेशक तक जितने भी हैं, वो माता पिता और शिक्षक सबको उत्तरदायी माना गया है। अर्थात शिक्षण प्रक्रिया को विषय तक सीमित नहीं रखा जाए और बच्चे के सर्वांगीण विकास का इसे आधार माना जाए। साथ ही बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया है, बच्चों ने क्या उपलब्धि हासिल की, उसको शिक्षक के द्वारा उनके अभिभावकों के साथ साझा किया जाएगा। अर्थात उसके घर वालों को ये बताया जाएगा, जो भी स्थिति है, माता पिता या जो भी संरक्षक है, उसको बताया जाएगा कि आपके बच्चे का स्तर ये है। ये थे इस अधिगम प्रतिफल के उद्देश्य। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। जिस प्रकार हम मूल्यांकन प्रणाली के द्वारा बच्चों को अंक तालिका देते हैं, अर्थात उनको मार्कशीट देते हैं कि आपका स्तर ये है, क्या उसी आधार पर सीखने के प्रतिफलों का भी कोई आकलन किया जाएगा? तो सीखने के प्रतिफलों की विशेषताएं, तो सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि इनका
किनका? सीखने के प्रतिफलों का पृथक से कोई भी दस्तावेज संधारित नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार हम मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा अंक तालिका तो बनाते हैं और बच्चे को देते हैं, वो अपने अभिभावकों को दिखाता है कि मेरी ये पोजीशन है, मेरा शिक्षक में ये स्तर है, लेकिन ये सीखने के प्रतिफल दिए गए हैं। लेकिन विद्यालय में जो भी अध्यापक हैं उसके लिए उन्हें अलग से कोई भी दस्तावेज संधारित नहीं करना है, कोई अभिलेख तैयार नहीं करना है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि विकल्प में ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के प्रतिफलों की विशेषता है, तो इसका अलग से कोई भी दस्तावेज संधारित नहीं होता। दूसरा है अधिगम के प्रतिफल। मैं यहाँ पे इनका ये शब्द यूज करूँगा, ये यानी अधिगम के प्रतिफल विषय वस्तु, जो भी विषय होते हैं, विषय वस्तु की आंतरिक जटिलताओं या फिर व्यवस्थाओं से स्पाइरल यानी वर्तुलाकार रूप में जुड़े होते हैं, अर्थात गहराई से प्रत्येक यूनिट से जुड़े हुए होते हैं। अपने विद्यालय में जो भी पाठ्यक्रम है, जो भी विषय वस्तु गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की गई है, उसमें जो विषय वस्तु की विशेषताएं हैं, उसमें जो जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, जो सिखाने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी आंतरिक जटिलताओं एवं व्यवस्थाओं से सीखने के प्रतिफल वर्तुलाकार रूप से जुड़े हुए होते हैं, स्पाइरल रूप से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ स्पाइरल या वर्तुलाकार प्रक्रिया का आशय ये है कि अधिगम प्रक्रिया से मूल्यांकन तक पहुंचा जाए। मूल्यांकन अंतिम चरण होता है, तो अधिगम प्रक्रिया से मूल्यांकन तक पहुंचा जाए और मूल्यांकन के द्वारा न्यून अधिगम क्षेत्र का पता लगाया जाए, अर्थात छात्र अधिगम की प्रक्रिया के किस भाग में कमजोर हैं, कहाँ पे उन्हें शिक्षा के सही उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाए, उस चीज का पता लगाया जाए और उसे दूर करने के लिए पुनः शिक्षण करवाया जाए। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहे जब तक कि शिक्षण के प्रतिफल या सीखने के प्रतिफल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाते। स्पाइरल यानी वर्तुलाकार रूप में ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि सीखने के प्रतिफल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो जाए। अर्थात स्पाइरल प्रक्रिया से आशय अधिगम प्रक्रिया से मूल्यांकन तक पहुंचा जाए और न्यून अधिगम क्षेत्र, कमजोर अधिगम क्षेत्र का पता लगाकर पुनः शिक्षण करवाया जाए। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहे जब तक कि सीखने के प्रतिफल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो जाएं। तीसरा बिंदु इसमें यह आता है, सत्र पर्यंत जो मूल्यांकन प्रक्रिया चलती है, सत्र पर्यंत कौन सा चलता है? सतत मूल्यांकन। सत्र पर्यंत चलने वाले सतत आकलन सूचक यानी मूल्यांकन, जिसके द्वारा बच्चों का आकलन किया जाता है कि ये किस श्रेणी में आते हैं। आकलन सूचक इनसे किनसे? अधिगम प्रतिफलों से जुड़े होंगे, अर्थात अधिगम प्रतिफलों के आधार के रूप में ही काम करेंगे। अध्यापक द्वारा जो भी मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई जाएगी, अब वो सीखने के प्रतिफलों के आधार के रूप में ही कार्य करेंगे। अगला है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सीखने के प्रतिफल प्रतिफलों के अंतर्गत एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए
सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों को सूचना देने या उत्तरदायी बनाने हेतु लीफलेट या ब्रोशर का निर्माण किया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। सीखने के प्रतिफलों को सुनिश्चित करने के लिए या गुणवत्ता युक्त शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सीखने के प्रतिफलों के तहत अभिभावकों या माता पिता को सूचित करने के लिए या उत्तरदायी बनाने के लिए किसका निर्माण किया गया है? लीफलेट का या ब्रोशर पद्धति का निर्माण किया गया है। अर्थात बच्चे ने क्या सीखा, कहां तक प्राप्त किया, ये सूचना अभिभावकों तक पहुंचाने के लिए लीफलेट या ब्रोशर का निर्माण किया गया है। इसके अलावा सीखने के प्रतिफलों के तहत विद्यालय परिसर में कक्षावार प्रत्येक कक्षा के अलग अलग पोस्टर का निर्माण किया गया है या पोस्टर तैयार किए गए हैं जो विद्यालय परिसर में लगाए गए हैं कि इस बुक का ये सीखने का प्रतिफल होगा। तो सीखने के प्रतिफलों के तहत प्रत्येक कक्षा के अनुसार विद्यालयों में पोस्टरों का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है इसमें अध्यापक। विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं वे इन प्रक्रियाओं, कौन सी प्रक्रियाओं? सीखने के प्रतिफल की प्रक्रियाओं को ज्यों का त्यों अपना सकते हैं, अपना सकते हैं। क्या अपना सकते हैं या इसमें बदलाव भी कर सकते हैं? टीचर्स को ये छूट दी गई है, उन्हें स्वतंत्र रखा गया है कि वे अधिगम के प्रतिफलों को चेक करने के लिए, जांचने के लिए एनसीईआरटी या एसआईईआरटी द्वारा जो सीखने के प्रतिफल दिए गए हैं वे उसको ज्यों का त्यों भी अपना सकते हैं। इनमें अपने क्षेत्र एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन भी कर सकते हैं। एक चीज कि अध्यापक इन सीखने के प्रतिफलों की जो आधार सामग्री गवर्नमेंट द्वारा तैयार की गई है, कौन कौन सी तैयार की गई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, उनको वे अध्यापक वैसा का वैसा भी अपना सकते हैं। और यदि वे चाहें तो अपनी आवश्यकताओं, स्वयं की आवश्यकताओं, क्षेत्र, स्वयं की आवश्यकता का मतलब ये नहीं है कि निजी जीवन की आवश्यकता, बल्कि शिक्षण की आवश्यकता, शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने की आवश्यकता के अनुसार वहाँ के क्षेत्र एवं परिस्थितियों के अनुसार उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा और तीसरा, इनका निर्माण भी कर सकते हैं। लेकिन करते नहीं हैं, जैसा मिला उसको वैसा का वैसा ही काम में लेते हैं। कौन माइंड लगाएगा फालतू में, जबकि करना चाहिए, क्योंकि कुछ शिक्षक ऐसे भी होते हैं जो राज्यपाल एवं राष्ट्रपति से सम्मानित होते हैं। तो ये जो सीखने के प्रतिफल तैयार किए गए हैं, इसकी जो आधार सामग्री तैयार की गई है, इसको अध्यापक ज्यों का त्यों अपना सकते हैं, अपने क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुसार इनमें बदलाव कर सकते हैं और उनका स्वयं भी निर्माण कर सकते हैं। तो ये आधार सामग्री कौन कौन सी है? आधार सामग्री तो सीखने के प्रतिफल की बुकलेट, प्रतिफल की बुकलेट सारे विद्यालयों में पहुंच चुकी हैं, जितने भी सरकारी हैं उनमें तो पहुंच चुकी है। इसके अलावा ब्रोशर, जो अभी मैंने बताया अभिभावकों के लिए, लीफलेट, पर्सन बैंक,
और पोस्टर। अध्यापक पोस्टर में बदलाव कर सकता है, पर्सन बैंक को चेंज कर सकता है, ब्रोशर में नहीं कर सकता, और सीखने के प्रतिफल की जो बुकलेट है उसमें सुझाव दे सकता है। तो क्या अध्यापक सीखने के प्रतिफल में परिवर्तन कर सकता है? तो कर सकता है। अब इसकी मॉनिटरिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए कौन कौन जिम्मेदार है। सीखने के प्रतिफलों की मॉनिटरिंग, तो जितने भी शिक्षा से जुड़े हुए अधिकारी हैं उन सबको ले लो। सबसे पहले विद्यालय का HM, हेडमास्टर जो भी है, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न स्तरों पर सीखने के प्रतिफलों की मॉनिटरिंग करना आवश्यक है, या गुणवत्ता युक्त शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, बच्चे का सर्वांगीण विकास करने के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर इसकी मॉनिटरिंग होनी आवश्यक है। इसके लिए केवल विद्यालय का अध्यापक एवं अभिभावक ही जिम्मेदार नहीं है, वे ही उत्तरदायी नहीं है कि जो विषय जो टीचर पढ़ा रहा है वह विषयाध्यापक ही उसका जिम्मेदार है, और बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो वह विषयाध्यापक और उसके माता पिता ही उसके जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है। इसके लिए उस विद्यालय का HM, PEO, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, BEO, खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक प्रारंभिक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, इसके अलावा ADPC, अतिरिक्त परियोजना समन्वयक अधिकारी, कौन कौन सा? SSA का एंड रमसा का अतिरिक्त परियोजना समन्वयक अधिकारी, तथा डाइट प्रधानाचार्य, और उपनिदेशक। उपनिदेशक से पहले DEO, जिला शिक्षा अधिकारी, और उपनिदेशक कौन सा? प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा का। ये भी प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा का, यानी कि DD तक, विद्यालय के HM से लेकर DD तक इसके लिए उत्तरदायी बनाए गए हैं। अर्थात सीखने के प्रतिफलों की मॉनिटरिंग करने के लिए केवल संबंधित विषयाध्यापक यानी विद्यालय का शिक्षक और अभिभावक ही उत्तरदायी नहीं है, बल्कि संस्था प्रधान PEO, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी BEO, खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त परियोजना समन्वयक अधिकारी ADPC, डाइट का प्रधानाचार्य DEO, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा, और उपनिदेशक प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा का, ये सभी इसके लिए उत्तरदायी ठहराए गए हैं। इसमें से ही प्रश्न पूछ लिया जा सकता है, जैसे A विकल्प, B विकल्प, C विकल्प और D में दे दिया MLA, तो MLA को हमें बाहर निकालना है। और यदि यहाँ पे इसमें ही और नाम जोड़ दिया गया, माता पिता संरक्षक, निम्नलिखित में से कौन कौन से सीखने के प्रतिफलों के मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी हैं, तो शिक्षा से जुड़े हुए समस्त अधिकारी और बच्चों के अभिभावक या संरक्षक वो इसके लिए उत्तरदायी बनाए गए हैं। ये था अधिगम के प्रतिफल का टॉपिक जो अभी रिट सिलेबस में जोड़ा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी लिंक भेजकर इनवाइट करें। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।